जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आयस में। आज मैं आप लोगों के लिए कोई लेक्चर लेकर नहीं आ रहा हूँ, ना ही कोई एमसीक्यू का प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग इस लेक्चर में ये जानने वाले हैं कि 17 बीपीएससी जो कि 30 सितंबर को होने वाला है, डेट आयोग के द्वारा ऑलरेडी डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो 30 सितंबर को जो बीपीएससी होने वाला है, उसके तहत कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एग्जाम में हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर देखिए अभी क्या है, अभी 3 महीने से भी कम का समय है हमारे पास। यानी कि अगर आप 17 बीपीएससी 30 सितंबर को अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपके पास 3 महीने से भी कम का समय बचा है। अगर आप लगभग मान के चले तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ का समय बचा हुआ है। ठीक है। तो आप 3 मंथ के समय में आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस सिलेबस कवर करें। ठीक। तो इसलिए हम आपको ये बताने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स कवर करने के चांसेस बन सकते हैं। यानी कि आपका जो कट ऑफ है प्री का, जो 90 के आसपास जो कट ऑफ रहता है प्री का, ठीक है, वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं अगर आप इन सब टॉपिक को पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हैं तो चलिए देखेंगे हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी में हर साल एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको? 10 से 12 क्वेश्चन आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो 10 से 12 जो क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम के, ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पॉलिटी को बहुत मतलब डीपली नॉलेज है। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही है, अगर आपने अच्छे से एक दो बार किताब पढ़ रखा है, ठीक, तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है। और देखिए ये जो 10 से 12 क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा आपके आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप एक सब्जेक्ट का एक पोर्शन अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह सही कर ले रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वेटेज का काम करेगा। ठीक। अब देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार से आपको हर साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है कभी किसी साल एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फंडामेंटल राइट से आपको हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इस चैप्टर को इग्नोर करके जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप रिस्क ले रहे हैं, और आपके जो चांसेस है प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने का, वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा और मैं आपसे आशा भी करूंगा कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल पढ़ के जाएं। अगर आप इस चैप्टर को अगर आप छोड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी से भी आपको हर साल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कितने तरह का फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी को कब हमारे संविधान में शामिल किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी संविधान का ओरिजिनल जो संविधान है उसमें शामिल था कि नहीं था, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पंचायती राज। देखिए अगर आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पंचायती राज तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अमेंडमेंट्स यानी कि संविधान संशोधन, कितने तरह के संविधान अब तक कितने बार संविधान संशोधन हो चुके हैं, अभी जो रिसेंटली संविधान संशोधन हुआ है वो किस चीज से संबंधित है। ठीक है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 61वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित था। ठीक है। 91वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 101वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है। इस तरह के आपके अमेंडमेंट से क्वेश्चन आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीपीएसपी, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चैप्टर की अगर बात की जाए, प्रियम्बल की बात की जाए, तो प्रियम्बल भी आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको प्रियम्बल से भी आपको हर साल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक। तो आप प्रियम्बल को भी मिस नहीं कर सकते हैं। प्रियम्बल प्रियम्बल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसलिए आपको प्रियम्बल को भी पढ़ के जाना है। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम आप इन चैप्टर को तो जरूर पढ़ के जाएं, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएं। बाकी चैप्टर अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि उनसे सवाल ना पूछे जाए, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, इनसे आपको सवाल एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है। बाकी चैप्टर की बात की जाए, जैसे पार्लियामेंट की बात की जाए, ठीक है, पार्लियामेंट की बात की जाए, जैसे मान लीजिए लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं। ठीक है। लोकसभा के लिए अगर आप लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उसके एज का क्या क्राइटेरिया है, कितना एज मिनिमम होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक।
राज्यसभा से क्या क्या क्राइटेरिया है, राज्यसभा में अगर आपका सदस्य बनना है तो आपके लिए कितने एज होने चाहिए, राज्यसभा की क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, ये सब चीजें आपको जानना चाहिए। ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, इन सब चीजों के बारे में भी आपको एक बार आप पढ़ के आप, अगर आपने पढ़ लिया, आपके पास समय है तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि उससे भी हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये था हमारा पॉलिटी का। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आने वाले 17 बीपीएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बौद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म। देखिए, अगर आप बिहार का एग्जाम देने जाने जा रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई सा भी अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप बौद्ध धर्म को छोड़ के जा रहे हैं, तो भाई ये तो आपकी बेवकूफी मानूंगा मैं। क्यों? क्योंकि भाई बौद्ध धर्म का उत्थान ही बिहार से हुआ है। बिहार बौद्ध धर्म की जननी रही है, बिहार में कई सारे धर्म का जन्म हुआ है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ के जाएं। अगर आप बौद्ध धर्म को पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफी है। और देखिए, हिस्ट्री हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है बीपीएससी में जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30+ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप इसका वेटेज कितना है? ये 30+ क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल सही कर लिया तो आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। इसलिए आप हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बौद्ध धर्म से क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेंगे। जैनिज्म हो गया, जैन धर्म से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। संगम एज संगम एज से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। संगम एज में आपको सारी जो डायनेस्टी है आपको उन सबको नहीं देखना है। जैसे कि मान लीजिए विजयनगर एम्पायर हो गया, ठीक है, आपको उसके बारे में पढ़ना है। जो जो विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। ये सब जो थोड़ा बहुत जो दक्कन स्टेट है उसके बारे में पढ़ना है। ये ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आप, ठीक है। और कृष्णदेवराय का जो जो सम्राट जो किंगडम था, उससे भी आपको, कृष्णदेवराय से भी आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में संगम एज से मिल सकते हैं। ठीक। और कितने तरह के संगम एज में जो सम्मेलन हुए थे उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक, तो ये आपका संगम एज हो गया, साउथ इंडिया हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है अरबों का आक्रमण, यानी कि इन्वेजन ऑफ अरब। अरब ने जो आक्रमण किया बिहार पे, भारत पे, ठीक है, उससे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर सल्तनत काल में कौन कौन सा वंश था, आप क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है, कौन सा वंश कब आया। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन से थे। जैसे सल्तनत काल में आप अलाउद्दीन खिलजी खिलजी हो गया, जलालुद्दीन खिलजी हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। ठीक, इस तरह इन लोगों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर आप बात की जाए मुगल एम्पायर की, तो मुगल एम्पायर से में इंपॉर्टेंट कौन है आपके लिए? अकबर है, बाबर है, हुमायूं है, ठीक है, औरंगजेब है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर आता है आपका आईएनसी। आईएनसी का मतलब क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट जो सम्मेलन है, इसका अधिवेशन जो है आईएनसी का, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है। और बिहार से जुड़े हुए जो भी अधिवेशन, यानी कि बिहार में कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं, उनका डेट आपको याद रखना है, यानी कि जो साल है आपको साल भी याद रखना है। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? जैसे बिहार मान लीजिए पटना में अगर कोई सम्मेलन हुआ है, तो वो पटना में कौन सा सम्मेलन था, आपको ये याद रखना है। ठीक है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, आपको ये भी याद रखना है। ठीक, उसमें क्या ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, आपको ये चीज भी आपको जानना चाहिए। जो भी आईएनसी के सम्मेलन है, यानी कि आईएनसी का जो अधिवेशन कोई इंपॉर्टेंट हो रहा है बिहार में, तो आपको वो चीज पता होना चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हर साल आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, जो क्रांतिकारी जो आंदोलन थे, वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है। भगत सिंह से जुड़े हुआ आंदोलन, चंद्रशेखर आजाद से जुड़े हुआ आंदोलन, जैसे काकोरी कांड वगैरह हो गया। इस तरह के आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काकोरी कांड कब हुआ? ठीक है, भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है। फिर आते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी का काल स्टार्ट होता है आपको 1917 से, 1918 से, जब वो चंपारण आंदोलन स्टार्ट करते हैं बिहार में। तो वहां से लेकर के जो आजादी का समय है, यानी कि 1947 तक, आप गांधी काल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चैप्टर आपका हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हिस्ट्री से 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप हिस्ट्री पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अगर आप इन चैप्टर को पढ़ के जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके हिस्ट्री के पोर्शन में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है।
चलिए बात करते हैं अब हम बिहार स्पेशल की, देखते हैं बिहार स्पेशल के लिए आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए ऊपर हम लोग ने जो हिस्ट्री का पोर्शन देखा था, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें जो हिस्ट्री में जो भी पोर्शन अगर आप उसको बिहार से जोड़कर पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने महात्मा गांधी का काल देखा, महात्मा गांधी के बिहार में क्या क्या गतिविधि थी, बिहार में उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, उनसे, जैसे चंपारण आंदोलन है, चंपारण आंदोलन तो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक, उससे हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक कभी कभी दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन पूछ देता है चंपारण आंदोलन से, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बिहार स्पेशल की बात कर लें। बिहार स्पेशल में अगर प्राचीन इतिहास की बात की जाए, तो आप महाजनपद काल में जो मगध मगध महाजनपद हुआ करता था, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कई सारे जनपद हुआ करते, अवंती, ठीक है, कौशल, ये सब जो इंपॉर्टेंट जनपद है, आपको उन सब के बारे में एक बार जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए महाजनपद काल में मगध जनपद की बात की जाए, ठीक है, तो मगध जनपद में जो भी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हुआ करती थी, आपको उन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन सा डायनेस्टी कब आया, ठीक, कौन सी डायनेस्टी कब आई, उसका संस्थापक कौन था, ठीक है, उसका अंतिम राजा कौन था, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये मगध जनपद, जैसे हर्यक डायनेस्टी हो गया, शिशुनाग डायनेस्टी हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ठीक, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, आपको ध्यान में रखना है। उसका उसका संस्थापक कौन था, उसका अंतिम राजा कौन था, ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर बौद्ध धर्म की बात की जाए, बौद्ध धर्म में कितने संप्रदाय थे, जैन धर्म में कितने संप्रदाय थे, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, जैन धर्म का संस्थापक कौन था, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। जैन धर्म में महावीर से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, फिर आता है मौर्य शासन। मौर्य शासन भी इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए मौर्य शासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य शासन का संस्थापक कौन था, ठीक है, देखिए मौर्य शासन, आपको चंद्रगुप्त के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अशोक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अशोक ने कौन कौन से स्तंभ लेख उन्होंने बनवाए थे, ठीक है, कौन सा शिलालेख उन्होंने बनवाया था, अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया, किसके प्रेरणा से उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, कब स्वीकार किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ये सब चीजें आपको मौर्य शासन से संबंधित आपको पता होना चाहिए। अशोक के अभिलेख हो गए, ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। अब देखिए, जो प्राचीन इतिहास के लिए अगर आप बात की जाए, तो आप केबीसी नैनो का जो एमसीक्यू है, यानी कि अगर आप बिहार के इतिहास की बात की जाए, अगर आपको बिहार का इतिहास पढ़ना है, तो केबीसी नैनो का जो एमसीक्यू है, उसको आप एक बार कम से कम प्रैक्टिस करके जरूर जाए। ठीक है, केबीसी नैनो का एमसीक्यू हो गया, या इम्तियाज अली का एमसीक्यू हो गया, या मतलब कोई एक स्टैंडर्ड बुक है, अगर आप दृष्टि की भी बात की जाए, दृष्टि का भी अगर आप एमसीक्यू फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक, चलिए आधुनिक बिहार की बात की जाए, आधुनिक बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार में आईएनसी सत्र, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिहार में जो भी कांग्रेस के अधिवेशन, इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, अगर आप उनको भी एक बार देख कर जाइए, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसका ईयर क्या था, जो भी अधिवेशन हो रहा है बिहार में, वो कौन से साल में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बिहार में समाजवाद, यानी कि समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे, जयप्रकाश नारायण हो गए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कौन कौन से उन्होंने कार्यक्रम चलाए, ठीक, राम मनोहर लोहिया जी हो गए, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियां, बिहार में जो भी क्रांतिकारी से जुड़े हुए अनुशीलन समिति वगैरह, जो भी संस्थाएं वगैरह बिहार में चल रही थी, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर गांधी आंदोलन में बिहार की भूमिका, यानी कि गांधी जी के जो भी आंदोलन थी, उनमें बिहार की भूमिका क्या थी, कौन से आंदोलन में गांधी जी बिहार से जुड़े हुए थे, डायरेक्टली जुड़े हुए थे या इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे, कौन कौन से लोग थे जो बिहार से गांधी जी का साथ दे रहे थे, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए चंपारण आंदोलन में गांधी जी को किसने बिहार इन्वाइट किया था जी, कौन जाके किसने जाके बोला था कि आप बिहार में आइए, चंपारण में आइए, और आकर के यहाँ के जो किसान हैं, इनकी इनकी दुर्दशा के बारे में जानिए और सुनिए। ये इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तो एक बीपीएससी का फेवरेट चैप्टर बना हुआ है, फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है कि गांधी जी की जान किसने बताई थी चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह के समय में गांधी जी की जान किसने बनाई थी, बचाई थी। ये क्वेश्चन लगातार 2 बार तो पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक, देखिए मध्यकालीन की बात की जाए, मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में क्या, गुप्त काल में प्रमुख राजा था, उनके काल। ठीक है, देखिए ये तो मध्यकालीन इतिहास में, इसको आप प्राचीन काल का इतिहास ही कहेंगे, क्योंकि गुप्त काल जो है वो गुप्त काल प्राचीन काल का ही है। गुप्त काल के बाद जो हर्षवर्धन हो गया, या फिर पाल वंश वगैरह हो गया, सेन वंश हो गया, ये क्या, ये आपके लिए ये
मध्यकालीन इतिहास के पहले का ये काल है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, पाल वंश हो गया, पाल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, पाल वंश का जो इम्पोर्टेंट रहा था, महिपाल हो गया, धर्मपाल हो गया, धर्मपाल ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, नुहानी वंश हो गया, नुहानी वंश भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, चलिए, शेरशाह सूरी वंश हो गया, सूर वंश हो गया, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे आपको पार्सल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और देखिए, करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 17 बीपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए। आइए एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। महत्वपूर्ण सम्मेलन, यानी कोई भी अगर महत्वपूर्ण सम्मेलन हो रहा है, आप उसको उसके बारे में आपको पूरी तरह से अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है, किस शहर में हो रहा है या किस देश में हो रहा है। अगर भारत अगर भारत के कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री उस सम्मेलन में जा रहे हैं, तो या प्रेसिडेंट उस सम्मेलन में जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए G20 सम्मेलन हुआ, ठीक है, G7 सम्मेलन हो रहा है, तो इस तरह के चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो उसका सम्मेलन कौन से शहर में हो रहा है, कौन से देश में हो रहा है, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, इसे आपको जानना चाहिए। पर्यावरण संबंधी योजना, या मान लीजिए पर्यावरण संबंधी जो कोई योजना हो रहा है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम या योजना, यानी कि शिक्षा से कोई जो अगर योजना जारी की जा रही है, स्वास्थ्य से जैसे आयुष्मान भारत वगैरह हो गया। ठीक है, इस तरह की अगर कोई चीजें कहीं लागू की जा रही है, कोई योजना स्टार्ट किया जा रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में मान लीजिए किसी देश में कोई घटनाक्रम हो रहा है, या फिर भारत में ही कोई घटनाक्रम हो रहा है। ठीक है, जैसे भारत में कहीं बाढ़ आ गया, ठीक है, कहीं भूकंप आ गया, तो उससे जुड़ा हुआ आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से कनेक्ट करके आपसे पूछा जा सकता है। पॉलिटी से कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इस बार देखिए, पॉलिटी से किस तरह करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लीजिए इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। ठीक है, अभी जो लोकसभा चल रही है कौन सी है, ये 18वीं है, इसका चुनाव हुआ है, तो आपसे यहाँ पे लोकसभा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विपक्ष का नेता है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में कितनी सीटें होती है, या फिर लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। इस तरह के आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी भारत ने T20 का वर्ल्ड कप जीता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए जो करंट में आसपास आपकी जो चीजें चल रही है, मैं आपसे कहूंगा एक आप कोई भी मैगजीन उठा लें और उस मैगजीन को आप अच्छे से पढ़ते रहें, ताकि आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आपका सही हो, मतलब अच्छे से तैयारी आपकी चलती रहे। देखिए, मैं ये अभी क्या हुआ ना, अभी थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ। पैटर्न में क्या हुआ है कि पहले जो वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार कुछ वन लाइनर भी पूछे जा रहे हैं और कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वन लाइनर भी पढ़ें और कंसेप्चुअल बेस्ड यानी कि थ्योरेली भी करंट अफेयर्स को तैयार करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए, इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी के लिए आप बजट पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडिया का बजट आप पढ़ सकते हैं, बिहार का जो बजट है आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यानी कि इंडिया का सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिहार में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमिक से, उनको भी आप एक एक बार देख सकते हैं। ठीक, और कोई कोई नया कोई कार्यक्रम लागू हो रहा है इकोनॉमिक से संबंधित, ठीक है, सरकार कोई कुछ चीजें ला रही है, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं, इकोनॉमिक से जो संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। और देखिए, ज्योग्राफी की बात की जाए, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कौन सा है। देखिए, महत्वपूर्ण पहाड़, यानी कि बलित पर्वत। ठीक है, इस तरह के जो महत्वपूर्ण पहाड़ है उनके बारे में आपको जानना चाहिए। कौन से देश में कौन सा पहाड़ है, महत्वपूर्ण पहाड़ है, भारत का कौन सा महत्वपूर्ण पहाड़ है, दक्षिण भारत में कौन सा महत्वपूर्ण पहाड़ है, उत्तर भारत में कौन सा महत्वपूर्ण पहाड़ है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ किस तरह की पहाड़ है, ये सब चीजें आपको जानने, उसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में, ये सब चीजें आपको जानना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा पहाड़ है, साउथ अमेरिका में कौन सा पहाड़ है, अफ्रीका में कौन सा पहाड़ है। ठीक है, ये जो किलिमंजारो ये कौन से देश में पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो महत्वपूर्ण जो भी पहाड़ है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पठार हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट पठार है भारत की बात की जाए उनके बारे में आपको जानना चाहिए। नदी हो गया, भारत की जो भी इंपॉर्टेंट नदियां है, बिहार की जो भी इंपॉर्टेंट नदियां उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा जो लेक्चर आ रहा है हमारे इस चैनल पे, हम लोग एक एक करके इन सारे चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं और हमारा जो लेक्चर है आप उसको देख करके आप अपनी तैयारी को एक अच्छा अच्छा तैयारी अपना कर सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बांध है उसको भी आप आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, महासागर हो गया, ठीक है, सागर हो गया, ठीक, ये सब क्या है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित है।
और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर में, आप उसको भी एक बार हल कर सकते हैं। जो सौरमंडल है उससे भी आपको हर साल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ज्योग्राफी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए आप तो 11 ट्वेल्थ ट्वेल्थ का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और साथ साथ आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास कम समय है, अगर आप जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक। देखिए, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, लूसेंट कम से कम आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि लूसेंट एक ऐसा बुक है जिसको आप कम समय में, आप उसको अच्छी तरह से 2-3 बार आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट एक बार जरूर पढ़ें। ठीक। चाहे वो हिस्ट्री के लिए हो, ज्योग्राफी के लिए हो, या पॉलिटी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, आप लूसेंट एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है। लूसेंट आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है अगर आप लूसेंट पढ़ के जा रहे हैं तो। ठीक। चलिए, फिजिक्स की बात की जाए, साइंस की बात की जाए, देखिए साइंस से भी आपको हर साल कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ज्योग्राफी की बात की जाए, तो ज्योग्राफी में भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको, मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। और ये जो 15 से 20 क्वेश्चन है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब देखिए, ज्योग्राफी में आपको जो, अगर बिहार के पोर्शन की बात की जाए, तो बिहार का जो नदी हो गया, ठीक है, बिहार का जो भौगोलिक परिचय हो गया, ठीक, बिहार के जो पहाड़ हो गए, ठीक है, बिहार के जो खनिज माइंस वगैरह हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनसे आपको हर साल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप उनको स्किप नहीं कर सकते। इनसे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका हम लोगों ने एमसीक्यू भी बनाया हुआ है, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करके भी हम लोगों ने लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां से भी अपनी लेक्चर को देख सकते हैं और एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। फिजिक्स की बात की जाए, फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा है, वो महत्वपूर्ण मात्रक, यानी कि जो भी ऐसा यूनिट वगैरह है, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है। गति, बल, कार, ऊर्जा आदि के फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि उनसे कभी कभी देखिए, आपसे या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस तो बहुत कम रहते रहते हैं, लेकिन कम से कम आपको फॉर्मूला होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है। न्यूटन्स लॉ, जो भी न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो ग्रेविटेशन है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक। ठीक है। फिजिक्स के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, आपके पास समय नहीं है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, या फिर जो लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार में जो भी बीपीएससी में एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, केमिस्ट्री की बात की जाए, तो केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से हर साल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2-3 बार से ज्यादा पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे भारी तत्व, सबसे हल्के तत्व जो है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक नाम, ठीक है, कोई केमिकल है या फिर कोई भी चीज है, उसका रासायनिक नाम आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं केमिस्ट्री से। ठीक। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए, केमिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आप कम से कम 6 से लेकर के 10 तक का, अगर आप एनसीईआरटी, अगर आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लूसेंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि लूसेंट आप कम समय में आप लूसेंट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो या तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप लूसेंट भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम आप एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लूसेंट का, उनको जरूर लगा लीजिए। चलिए, बायोलॉजी की बात की जाए, तो बायोलॉजी में जो मानव शरीर का तंत्र है, जो मानव शरीर का जो तंत्र है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इससे हर साल एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो मस्तिष्क हो गया, जो यानी कि जो आपके सर से संबंधित, जो मस्तिष्क से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आप एक बार देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। जो पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, इससे आप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ब्लड से आप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है बायोलॉजी का। ठीक। चलिए, आज ये आपके 17 बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने अभी तक आपकी तैयारी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है और आपके पास बहुत कम समय है, तो आप ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया है, आप इनको भी पढ़कर अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सही होंगे, और आपके पेपर क्लियर होने का भी चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। ठीक है। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे संबंधित हम लोग अपना आपके लिए लेक्चर भी लेकर आ रहे हैं,
और साथ साथ एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन भी लेकर आ रहे हैं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।